अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज स्पेशल के साथ मेज़बान मिर्ज़ा सोबान बेग हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, तालीम वो शय के जो इंसान को मखलूक से अशरफुल मखलूक़ात बनाती है, जो फ़रिश्तों को आदम के सामने सजदा रेज़ कराती है। और जब तालीम का तस्करा हो तो वहीं असातिज़ा का भी ज़िक्र आता है। वो असातिज़ा कि जो अपने शागिर्दों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं, उन्हें ज़िंदगी जीने का सलीका और तरीक़ा सिखाते हैं। आज हम राय स्पेशल में आपकी मुलाकात एक ऐसे ही उस्ताद से करवा रहे हैं कि जिन्होंने सन 2001 में तदरीस का आगाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर किया और उसके बाद आप पाकिस्तान वापस चले आए। आप इस वक्त तक आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जामियात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। अब तक 100 से ज़ायद आपके आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स मुल्की और गैर मुल्की जराइद में शाया हो चुके हैं। 15 से ज़ायद किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं, HEC के अप्रूव्ड PhD सुपरवाइज़र हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जामियात की जानिब से शाया होने वाले रिसर्च जर्नल के चीफ़ एडिटर रहे हैं और मौजूदा वक्तों में आप ज़ैबल यूनिवर्सिटी में फ़ैकल्टी ऑफ लॉ के डीन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर रुखसार अहमद, ये यूँ कहा जाए कि प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद तक का जो सफ़र है, जो बचपन से शुरू हुआ और आज इस मकाम तक पहुँचा, बचपन किन हालात में गुजरा, किस तरह गुजरा, तालीम के सिलसिले का आगाज़ कहाँ से किया, थोड़ा सा अपना बचपन का पस मंज़र बताइएगा। बचपन में ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक बिज़नेस कम्युनिटी फैमिली से है। मेरे वालिद साहब तिजारत के पेशे से वाबस्ता थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, इस वक्त नहीं है। लेकिन उनको भी तालीम का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उन्होंने तमाम बच्चों को बशमूल मेरा नंबर सबसे आखिर में आता, मैं घर में सबसे छोटा बच्चा था, तो उन्होंने हमारे बड़े बहन भाइयों को भी आला तालीम दिलवाई और शौक़ यही था उनका कि मेरे बच्चे आला तालीम याफ्ता हों। तो बस उनके इस नज़रिए और इस विज़न का हमने ये किया कि स्कूलिंग मेरी नाज़िबाद गवर्नमेंट स्कूल से हुई। ज़्यादातर मेरी तालीम जो है, बल्कि मैक्सिमम तालीम जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही है। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाज़िबाद से इंटर किया, प्रीमियर कॉलेज से BCom किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया, LLB किया, LLM किया और फिर कराची यूनिवर्सिटी से ही PhD किया। तो मैं तो इस मुल्क का एहसान है कि इस डॉक्टर रुखसार अहमद बनने तक इस मुल्क का ये एहसान है मेरे ऊपर कि उसने बनाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बना हूँ। तो और वो उस्ताद जो इस सिलसिले में उन्होंने शफ़क़त का मुज़ाहरा किया और मुझे वहाँ तक पहुँचाया। PhD करने के बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया। मैंने 2 पोस्ट डॉक्टरेट किए, एक साउथ अफ्रीका से और नंबर 1 पर है साउथ अफ्रीका में वो यूनिवर्सिटी KwaZulu Natal, और अभी लास्ट मंथ अगस्त में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा से पोस्ट डॉक्टरेट किया है, लीगल एजुकेशन इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे 2 एरियाज़ हैं, एक बिज़नेस एजुकेशन का, एक लॉ का। तो उसमें मैं HEC का अप्रूव्ड सुपरवाइज़र भी हूँ और अब तक 15 PhD डिग्री स्टूडेंट्स ले चुके हैं और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी अंडर सुपरविज़न है और उनको भी एंड ऑफ दिस ईयर तक जो है वो डिग्री मिल जाएगी। और बीइंग HEC अप्रूव्ड सुपरवाइज़र ये एजाज़ भी हासिल है कि कराची में अगर कहीं भी कोई PhD प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें मैं कहीं ना कहीं सुपरवाइज़र के तौर पर नुमाइंदगी मौजूद है जी, चाहे वो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इतनी बड़ी कामयाबियां अल्लाह ताला ने आपके नाम लिखी हैं, इसका क्रेडिट वगैरह किसी को देते हैं? क्रेडिट जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, मैं पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूँ। पाकिस्तान की वजह से शायद मैं किसी और मुल्क में होता तो शायद इतना सब कुछ नहीं कर पाता, तो ये पाकिस्तान ने मुझे वो इन्वायरमेंट दी, तो एक क्रेडिट आप पाकिस्तान को देते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ मैनेजर के तौर पे 1979 में किया और उसके बाद आप तकरीबन 12 साल के बाद एजुकेशन की जानिब आ गए। तो ये 12 साल का जो एक अरसा है, इसमें एक फ़ील्ड से दूसरी फ़ील्ड की जानिब जो आना है, इसके पीछे क्या वजह है? वहाँ पे मुतमईन नहीं थे या कोई और ख़ास वजह थी जो आपको एजुकेशन की जानिब खींच लाई? जी, आपने सही फरमाया कि मैंने अपना करियर
का आगाज़ जो किया था वो कॉर्पोरेट सेक्टर से किया था बहैसियत मैनेजर। ये दौर उस की बात है जब मैंने बीकॉम किया था, 89 में मैंने बीकॉम किया था और 89 में ही मैंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। और उस करियर में मुझे बहुत पोजीशंस मिली। जनरल मैनेजर मैं रहा एक नेशनल कंपनी में, बड़ी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैं कंट्री मैनेजर तक रहा, और उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोजीशन पे भी रहा। एक और ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, उसमें चेयरमैनशिप भी मुझे मिली, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी। तो जो जितनी बड़ी पोजीशंस होती हैं ये बड़ी पोजीशन होती हैं। अब जनरल मैनेजर एक मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में था कि जो पाकिस्तान की नंबर 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NICL में मैं रहा हूँ GM की हैसियत से। AIG अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप मल्टीनेशनल है, उसमें कंट्री मैनेजर की पोजीशन पर रहा। इसके अलावा एक NGO है, काफ़ी बड़ी फाउंडेशन है, उसको उन्होंने चेयरमैनशिप। तो वो जो एक हसरत होती है कि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, एक ऑर्गेनाइजेशन में CEO की पोजीशन, चेयरमैन की पोजीशन, डायरेक्टर की पोजीशन, वो अल्लाह ताला ने सब मुझे अता की। तो उसके बाद फिर मैं एजुकेशन में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ मैंने हासिल किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, अब उसको ज़रूरत है कि मैं आगे बढ़ाऊँ, उसको मैं आगे ट्रांसफ़र करूँ। जो मुझे नॉलेज मिली, जो मैंने सीखा, मैंने तकरीबन 12 साल में 12 ही ऑर्गेनाइजेशन में मैंने डिफरेंट चेंज की। अच्छा, उसमें कुछ लोग ये कहते थे कि ये आप 1 साल से ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहते, तो ये तो डिफिशिएंसी है। लेकिन जब वो ये देखते थे कि जो नेक्स्ट पोजीशन होती थी वो उससे अपर लेवल पर होती थी, ग्राफ ऊपर की साइड पे जा रहा था, यानी मैंने मैनेजर से अगर चीफ एग्जीक्यूटिव का या मैनेजर से चेयरमैन की पोजीशन का या डायरेक्टर की पोजीशन तक का जो सफ़र किया वो 10 से 12 साल में, 10 से 12 साल में लोग मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनते हैं। बिल्कुल। कंपनी के डायरेक्टर या CEO चेयरमैन की पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। और डिफरेंट एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल का भी, गवर्नमेंट सेक्टर का भी, प्राइवेट सेक्टर का भी। तो उसके बाद इतना कुछ नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी कि फिर मैंने सोचा कि इसको आगे ट्रांसफ़र कर दें। दुरुस्त। डॉक्टर साहब, आप चूँकि माहिर तालीम हैं और मैं तालीम की जानिब आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक नहायत अहम सवाल कि आज ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसमें ये सोच बड़ी आम हो गई है कि जनाब पाकिस्तान में तो कुछ रखा ही नहीं है, अगर अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर जाएँ, वहाँ पर आपको मौक़े भी मिलेंगे और वहाँ पर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आपने 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद आप सब कुछ छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए। तो पहले तो ये बताइएगा कि इसके पीछे क्या ख़ास वजह थी, और ऐसे नौजवान जो ये थिंकिंग रखते हैं इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक अलमिया है, और कि जो हमारे मुल्क के नौजवान हैं उनको कोई विज़न देने वाला नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, करियर गाइडेंस नहीं है, जिसकी बिना पर वो ये समझते हैं कि शायद इस मुल्क से बाहर जाने के बाद वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में भी बहुत कुछ है करने के लिए, और जो मैं तो ये समझता हूँ कि जो यहाँ कुछ नहीं कर पाते वो ये सोचते हैं कि हम शायद बाहर चले जाएंगे तो बाहर हमारे लिए रेड कारपेट मिलेगा और ये सब कुछ होगा। वो फिर बाद में जाके रियलाइज़ करते हैं, जब 3-4 साल वहाँ जाते हैं, गुजारते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर हम इतनी मेहनत अपने मुल्क में करते तो शायद इससे कहीं ज़्यादा आगे तरक्की कर लेते। ये रियलाइज़ उनको उस वक्त होता है कि जब वो वहाँ का एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी नौजवान को ये कहा जाए कि भाई तुम जो बाहर जाके काम करोगे वो यहीं कर लो, तो तुम वहाँ से 4 गुना तरक्की कर सकते हो, क्योंकि जो करेंसी का एक्सचेंज है, फ़र्ज़ कर लें कि किसी मुल्क की करेंसी अगर हमारे 100 रुपये के बराबर है, तो वहाँ के वो एक्सचेंज में तो अमाउंट बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ यहाँ 1 रुपये की मिल रही है तो वो वहाँ वही चीज़ वहाँ $1 की होगी, ऐसा नहीं है। या जितना अगर आपकी सैलरी किसी को यहाँ 10,000 रुपये मिल रही है तो उसको अमेरिका में $10,000 नहीं मिलेंगे, वो 10,000 रुपये के जो बराबर करेंसी होगी वो मिलेंगे, जो कि $100 या $200 जो बनते हैं। तो ये चीज़ है जो कि उनको बाहर जाके रियलाइज़ करते हैं कि ये हमने अच्छा फ़ैसला नहीं किया। दुरुस्त। डॉक्टर साहब, आपने विज़न की बात की कि आज के नौजवानों को कोई विज़न देने वाला नहीं है, तो इसमें जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि तालीम तो इंसान के अंदर तब्दीली लाती है, बल्कि मैं कहूँ कि इनकलाबात बर्पा करती है। तो क्या हमारा तालीमी निज़ाम आज के नौजवानों को या आज की नस्ल को विज़न देने में फ़ेल हो गया है? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू की तरफ इशारा किया है।
ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक कमी है। हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो स्टूडेंट्स को तालीम तो देते हैं लेकिन उनको गाइडेंस नहीं देते। उनके पास करियर के तौर पर सामने कोई एडवाइस नहीं होती है, कोई मशवरा नहीं होता, किसी तरह की काउंसलिंग नहीं होती कि उन्होंने अब आगे क्या करना है। बच्चे मैट्रिक करते हैं, उनके सामने सिर्फ अब ये होता है कि अब वो किसी अच्छे कॉलेज में जाके इंटर कर लें। क्यों करें भाई इंटर? ये उन क्यों का जवाब नहीं है। अच्छा, और अगर किसी के पास जवाब है तो बस यहाँ आके ख़त्म हो जाता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या मेडिकल कॉलेज में। 1000 से ज़्यादा प्रोफेशन हैं इस दुनिया में, बल्कि लाख से ज़्यादा होंगे। मैंने 1000 वो के हैं जिनको मैं अभी गिना सकता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे अफसोस के साथ 2 प्रोफेशन पे आके रुके हैं और तीसरा ऑप्शन उनके पास होता है बिज़नेस का या कॉमर्स का। वो ये समझते हैं ये 3 ऑप्शन है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। और होता ये है कि जब वो इंटर करने के बाद उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होता, तो उनके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाते हैं। वो समझते हैं अब आगे अंधेरा है, कुछ नहीं है, उनका करियर ख़त्म हो चुका है। और फिर वो उसको अगर कॉमर्स की साइड पे जाते हैं तो एज अ फेलियर समझते हैं कि अब हम चूँकि नाकाम हो चुके हैं तो हम इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये जिस प्रोफेशन की तरफ आप जा रहे हैं ये लीस्ट प्रायोरिटी है। अगर आपकी प्रायोरिटी दूसरी होनी चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये कि आप बनना क्या चाहते हैं। मैंने कई MBBS स्टूडेंट्स को देखा है कि MBBS के बाद वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं। तो भाई आपने MBBS क्यों किया? इंजीनियरिंग करने के बाद वो मैनेजर हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का BE किया NED से, और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, क्योंकि उसके बाद उन्होंने MBA फाइनेंस में किया और जो भी किया। तो भाई आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग क्यों किया था? सिर्फ इसलिए कि बस आपके इंटर में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। तो ये हमारी असल में, और ये कहाँ से शुरू होता है? स्कूल लेवल से स्टूडेंट की गाइडेंस होनी चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए। ये नहीं हो कि बस एक दौड़ है, बस साथ में बैठा हुआ स्टूडेंट जो कर रहा है, बस उसने कहा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना, तो बस वो भी उस दौड़ में लग गया। तो ये हमारा है, कमी है, खामी है हमारे इस निज़ाम में। डॉक्टर साहब, फिर ऐसे में इस खामी को पूरा करने के लिए कोई काम चल रहा है या असातिज़ा के हवाले से कोई वर्किंग की जा रही है? क्योंकि असातिज़ा ही वो ज़रिया होते हैं कि जिनके ज़रिए फ़र्द में तालीम मुंतकिल की जा रही होती है। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विजन तो वो देगा ना जिसको विजन का पता होगा। बिल्कुल। इल्म तो वो देगा जिसके पास खुद इल्म होगा। स्कूल के लेवल पर जो टीचर्स हैं उनके पास खुद विजन की मीनिंग नहीं पता। उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज़ विजन। वो विजन क्या बताएंगे बच्चों को? वो क्या बताएंगे बच्चों को कि जिनको खुद जो है उन्होंने करियर सेटिंग नहीं की और उन्होंने उस प्रोफेशन को इसलिए ज्वाइन किया कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। उनके पास कोई आगे प्रोफेशन नहीं था, उन्होंने कहा चलो टीचिंग कर लेते हैं। स्कूल लेवल तक की बात मैं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में तो जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो बाकायदा एक करियर के तौर पे वहाँ आते हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी में टीचिंग एक बेहतरीन करियर है। बल्कि इस वक्त और दूसरे करियर से दूसरे और इनकम भी अगर हम देखें तो उसमें यूनिवर्सिटी के जो टीचिंग स्टाफ है, दे आर अर्निंग वेरी वेल कंपैरेटिवली अदर डिसिप्लिन। तो लेकिन स्कूल के लेवल पर ये बड़ा इसकी फुदर पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से सरकारी सतह पर या जो प्राइवेट स्कूल्स की जो एक पूरी एसोसिएशन काम कर रही है, उनकी जानिब से कोई इक़दाम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें दोनों शामिल हैं, गवर्नमेंट लेवल के स्कूल भी और प्राइवेट, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि ठीक है जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल है वो कुछ बेहतर तौर पे कोशिश करते होंगे यकीनन, चूँकि उनका वो बिज़नेस है और बिज़नेस तो चलता ही इसलिए कि आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अच्छा आपका चलेगा, तो यकीनन वो कोई ना कोई चीज़ें तो बेहतर करते होंगे। लेकिन जो करियर काउंसलिंग का है वो दोनों में सेम है, कहीं कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। बच्चों को नहीं बताया जाता है कि उनको आगे करियर में क्या करना है, बच्चों से नहीं पूछा जाता कि उनके विजन क्या है। असल में मैं थोड़ा सा यहाँ विजन के हवाले से, विजन बेसिकली जो मैं, वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी, लेकिन मैं इसको डिफ़ाइन नहीं करता हूँ कि विजन वो ख्वाब है जो आप जागते हुए देखते हैं। बिल्कुल। और उसकी एक मिसाल देता हूँ मैं। अच्छा, फिर विजन के बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है मिशन का। तो मिशन क्या है? अब होता यह है कि इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि अल्लामा इकबाल का विजन था पाकिस्तान। बिल्कुल। उन्होंने दिन में जागते हुए ख्वाब देखा कि मुसलमानों के लिए एक अलग एक जगह होनी चाहिए, अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ वो अपने
मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने इस विजन का जो ज़िक्र कायद आज़म से किया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब से शेयर किया अपना आइडिया, और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको मिशन बनाया। बिल्कुल ऐसा ही। और मिशन बनाया और उसके लिए फिर तहरीक शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए। तो और विजन के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि ये एक ऐसा ख्वाब है कि फिर रात के ख्वाब आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि रात के ख्वाब आते हैं गहरी नींद में, जो सुबह इंसान को सोने का मौका नहीं मिलता। दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुनफरद है। ये बताइएगा कि डॉक्टर रुखसार अहमद मौलवी को पेशे के तौर पे लेते हैं या फ़र्ज़ के तौर पे लेते हैं? मेरे ख्याल में दोनों अहम है। उसकी वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ वो निभाए एक मौलवी और वो पेशे, चूँकि देखिए ना वो एक इंसान है, उसका एक घर है, बच्चे हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। तो जो एक पेशा क्यों लोग अपनाते हैं, वो एक इनकम का ज़रिया होता है, उससे उनकी आमदनी होती है, इनकम होती है, जिससे उनके अपने अखराजात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो गुजारने के लिए। इसकी एक मिसाल है, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद का एक इमाम होता है और वो नमाज़ पढ़ाता है, सब उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। वो क्या है, फ़र्ज़ है या पेशा? वो एक फ़र्ज़ है कि जो वो निभा रहा है कि नमाज को पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी वो तनख्वाह भी लेता है। बिल्कुल। वो तनख्वाह जो लेता है वो नमाज की नहीं लेता, नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेता। वो जो टाइम वहाँ दे रहा है, क्योंकि 5 वक्त वो वहाँ मौजूद रहता है, तो जब वो 5 वक्त वहाँ मौजूद रहेगा तो फिर वो कोई और काम तो नहीं कर सकता, 9 to 5 जॉब तो नहीं कर सकता। तो अब वो हर वक्त पे मौजूद भी है, नमाज से पहले वो मौजूद होता है, नमाज के बाद भी मौजूद होता है और लोगों के दूसरे मसाइल के लिए। लेकिन अब उसकी तनख्वाह होती है। अब तनख्वाह उसको कितनी दी जाए कि भाई एक इमाम साहब हैं, चलें 2-3 हज़ार 5 हज़ार में काम चल जाएगा क्योंकि नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इसमें तो सवाब कमा रहे हैं। नहीं, उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि उसका घर, जो उसके बीवी बच्चे हैं, बच्चे उसके अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, उसका घर है, उसका किराया है, उसको एक जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो उसके मीट हो, वो उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो उसका हक़ है उस टाइमिंग का। बिल्कुल। लेकिन नमाज के आपने पैसे नहीं दिए उसको, ऐसे एक मौलम का है। मौलम को जो पैसे दिए जाते हैं उसके वक्त के दिए जाते हैं, उसके इल्म के नहीं दिए जाते। तो मौलम जो है वो अपना अगर इल्म ईमानदारी से देता है तो वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, और अगर उसने इल्म आगे सही तरह से नहीं आगे ट्रांसफ़र किया तो उसने अपने पेशे के साथ दयानतदारी नहीं की और अपने फ़र्ज़ के साथ भी दयानतदारी नहीं की। तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें और दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दुरुस्त। तो आपकी नज़र में मौलमी एक फ़र्ज़ भी है और एक पेशा भी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मैं अगली चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो बात आपने की वो 100% दुरुस्त है और इसमें किसी किस्म की कोई इनकार की या किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि आजकल जो घोस्ट टीचर्स का जो एक रुझान बहुत बढ़ गया है, और हम देखते हैं कि एक फ़र्द जो किसी सरकारी इदारे के अंदर मुलाजमत इख्तियार करते हैं और वो वक्त जो उन्हें वहाँ देना चाहिए वो वहाँ देने के बजाय सैलरी तो ले रहे होते हैं, लेकिन वही वक्त किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, किसी कोचिंग सेंटर के अंदर दे रहे होते हैं, जिसके नतीजे में ये एक तरह की करप्शन भी है। तो इस मामले को, घोस्ट टीचर्स का जो एक रुझान है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? तालीम के पेशे में नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये बीमारी आम पाई जाती है कि घोस्ट एम्प्लॉई। PIA की एक मिसाल है, PIA वो एक एयरलाइन थी जो नंबर 1 एयरलाइन थी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही थी, और यहाँ से ट्रेन होकर दूसरी एयरलाइन में लोग जाते थे। आज PIA जो है वो सबसे ज़्यादा लॉस में जा रहा है। रीज़न क्या है? घोस्ट एम्प्लॉई। तो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे बड़ा मसला है, और इसमें अल्लाह ताला अक़ल दे, लोगों को समझ दे, जो सरबराह हैं और हुकूमत में लोग हैं और जो इसके ज़िम्मेदार हैं, कि वो देखें कि हमारे मुल्क को ये एक दीमक जो लगी है ना, उसके कैसे ख़त्म हो। डॉक्टर साहब, मैं एजुकेशन की जानिब आऊँ तो एक फ़र्द की तामीर होती है,
वो एक अच्छा इंसान बनता है, और उसी सूरत में बनता है कि जब मुनासिब वक्त पे उसके लिए अच्छे और दुरुस्त फ़ैसले उसके मुस्तकबिल के हवाले से लिए जाएं, जिसे हम करियर काउंसलिंग भी कहते हैं। मगर आजकल जो एक रिवाज है कि जी अच्छा नाम, अच्छा रोज़गार और अच्छी डिग्री के लिए बच्चे की काबिलियत, उसकी पसंद नापसंद को देखे बिना उसको अपनी मर्ज़ी से किसी जानिब चला दिया जाता है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कि वो उस मैदान में जाके कुछ ना कुछ कामयाब भी हो जाता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह वो अपनी मर्ज़ी की राह पर चल के कामयाबी हासिल कर सकता है, दूसरे रास्ते पे जाकर उस तरह कामयाब नहीं हो सकता। तो ये जो मर्ज़ी मुसल्लत करने वाला मामला, इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि और ये बड़ी ज़रूरत है कि बजाय ये कि बच्चे पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत की जाए, बच्चे का अपना एक रुझान होता है, उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, उसकी अपनी ख्वाहिश होती है, उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो वो बचपन में ही स्कूलिंग लेवल पर ही वो बच्चे का रुझान देखना चाहिए, और ये फ़र्ज़ पेरेंट्स का भी है और टीचर्स का भी है। और जो बात यह है कि उसको क्या बनाना चाहते हैं, वो बचपन में ही फ़ैसला होता ये है कि एप्टीट्यूड को देखते हुए, और जो बात अभी आपने फरमाई कि उसकी करियर काउंसलिंग, तो करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये घर से भी होती है और स्कूलों में भी होती है, और मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं कि जहाँ से चीज़ें जो है ना वो बच्चा देखता है कि मुझे ये, क्योंकि देखिए ना जो इंटरेस्ट है, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई भी काम आप ज़बरदस्ती करें जो आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपसे कहा जाए कि 15 मिनट आप ये काम करें, आप उसमें 15 मिनट में आपको एक टायर्डनेस भी होगी, थकावट भी होगी, और आपको वो काम करने को दिल नहीं चाह रहा होगा। लेकिन जो काम आपको इंटरेस्ट है, जिस काम में, उसमें आप जब काम में लगे होते हैं, 3-4 घंटे गुजर जाते हैं, और आपके सामने वो चाय भी पड़ी होती है, पता है चाय ठंडी हो जाती है, और वो आपको उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता, और भूख का भी टाइम हो गया, लंच का भी टाइम हो गया, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये इंटरेस्ट की बात है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय ये कि पेरेंट्स को बच्चों पर जो है ना वो चीज़ें मुसल्लत करें, बच्चों का इंटरेस्ट देखें कि इंटरेस्ट किस में, और उसमें उनको जो है। डॉक्टर साहब, आपसे ये बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने बताया कि आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा, सरकारी कॉलेज से पढ़ा, लेकिन आज जो हमारे सरकारी तालीमी इदारों का हाल है, जो नहायत बदतर हालत में मौजूद है, इसमें 2 चीज़ें हैं कि आप इसमें कसूरवार किसको समझते हैं, और इनको बेहतर बनाने के लिए आपकी नज़र में क्या काम किया जाना चाहिए? ये देखिए, इसकी तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आती है, ठीक है, और गवर्नमेंट अच्छा, अब 2 बातें हैं। एक तो गवर्नमेंट वो है कि जो उस इदारे की सरबराह है, ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं का कसूर नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी आप उधर शिफ्ट नहीं कर सकते। उन्होंने, उनका काम क्या है कि फंड्स देना, वो दे रहे हैं फंड्स, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो अब आप उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब जो उसके बाद जो सेकंड लाइन है, जो स्कूलों के अंदर बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, हेडमास्टर बैठे हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अब उस चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करवाएं। गवर्नमेंट का काम था पूरा, उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद वो देखिए ना, एक प्रेमिसेस होती है, जगह जिसमें स्कूल की इमारत होती है, वो गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट ने दे दिया। अब उस प्रेमिसेस को साफ़ सुथरा रखना, ये तो इस जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स, उनका काम है, ये उनकी जगह है। एक घर आपको आपके पेरेंट्स ने दे दिया, अब उसको अच्छा करके रखें, या आप उसको इस तरह से बना दें कि वो एक कूड़ा घर लगे, ये तो आपके ऊपर मुनहसर है। जितने स्कूलों की हालत है, तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, उसके स्टेक होल्डर हैं जो कि टीचर्स हैं, हेडमास्टर हैं और स्टूडेंट्स हैं। वो बना के अच्छा रखें, अच्छे स्कूलों का अच्छी हालत बना के रखें, तो कौन उनको आगे मना करने वाला है। इसी तरीके से अगर टीचर्स तनख्वाह नहीं लेते गवर्नमेंट से, अगर 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती तो इस्तेदाद करते हैं और स्ट्राइक करते हैं। जब आप तनख्वाह ले रहे हैं तो आप उस तनख्वाह को हलाल भी करें, और गवर्नमेंट आपको अगर तनख्वाह दे रही है, ठीक है कि गवर्नमेंट में चेक बैलेंस इतना बहुत क्लोजली नहीं होता कि अगर वो स्कूल नहीं आ रहा है तो कोई उसको डायरेक्टली देखने वाला नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह को तो जाके आपने जवाब देना है ना। आप वो जो बच्चे आपके पास आए पढ़ने के लिए, उनको तालीम देना भी तो आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आपने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया तो वो तनख्वाह लेने का भी आपको हक़ नहीं है। लेकिन यह तनख्वाह भी ले रहे हैं और स्कूल भी नहीं आ रहा है, तो आप असल में इस मुल्क के साथ नहीं, इस कौम के साथ नहीं, अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये देखने में आता है कि जो एक गरीब घर का बच्चा है
वो चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में ही क्यों ना पढ़े, मगर वो मामूली दर्जे का हो, तो वो एक मामूली सा शहरी, एक मामूली सा इंसान ही बन के निकलता है। जबकि OA लेवल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो एक वाइट कॉलर जॉब के हकदार करार पाते हैं। तो इसके क्या जो तबकाती जो तालीमी निज़ाम है, इसके क्या मनफी असरात देखते हैं? एक तो मैंने बता दिया, आगे आप इसके क्या असरात देखते हैं? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता जी। उसकी वजह यह है कि एक जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अच्छे स्कूल में ही पढ़ रहा है और वो उसका वो स्टार्ट ही उसको जो है वो रनवे मिल गया और वहाँ से उसने टेक ऑफ कर लिया। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे गरीब घर में पैदा हुए हैं तो वो इस दुनिया में कुछ नहीं बन सकते। मैं ऐसी बेशुमार मिसालें आपको बता सकता हूँ कि जो गरीब घरानों से बच्चे पैदा हुए हैं और उन्होंने इस दुनिया में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पैदा किस घर में हुए, आप अमीर पैदा हुए थे और अमीर बन गए, ये कोई कमाल नहीं है। आप गरीब घर में पैदा हुए और आपने अपने आप, अच्छा फिर अमीर की बात ये नहीं है कि सिर्फ पैसा इकट्ठा कर लेना ही कामयाबी है। देखिए ना, नेमत जो है अल्लाह ताला की जो नेमत है वो पैसा ही नेमत नहीं है, नेमत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तालीम भी एक नेमत है, अच्छी सेहत भी एक नेमत है, अच्छे घर का मिलना भी नेमत है, पेरेंट्स अच्छे आपको मिले वो भी नेमत है, अच्छा प्रोफेशन मिला, अच्छे दोस्त अहबाब मिले, अच्छा जॉब मिली, ये सारी नेमतें। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक ऐसे घर से में परवरिश पाई किसी बच्चे ने कि जहाँ पर ये तमाम चीज़ें नहीं थी, तो अब वो कसूरवार उसके घर वाले नहीं हैं अगर वो नेमतों से महरूम है। तो वो नेमतें वो ख़ुद क्रिएट करे, खुद बनाए। अल्लाह ताला ने उसको जो जो चीज़ें थी, देखिए ना, एक कामयाब इंसान है दुनिया में और एक नाकाम इंसान है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि वो कामयाब होना चाहता था, वो नाकाम होना चाहता था। दो आंखें चाहिए अल्लाह ताला ने दोनों को, दो हाथ दोनों को दिए, दो पाँव दोनों को दिए। वो अगर ये नेमतें देखी जाएं, ये नेमतें ऐसी हैं कि इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इन नेमतों से महरूम हैं। तो गरीब तो वो है कि जिसके पास फिज़िकली कोई कमी है, जो किसी के पास अल्लाह ताला ने आँख नहीं दी, किसी को हाथ नहीं दिया, पाँव नहीं दिया, अगर किडनी दिए तो काम नहीं कर रहे, ये है गुर्बत। अगर उसके तमाम चीज़ें हैं तो वो गरीब नहीं है, वो तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। बिल्कुल। यानी बात का लब्बे लुबाब कुछ यूँ बनता है कि जज्बा हो तो कामयाबी खुद ही मिल जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने तस्करा किया, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में एक साहब के साथ बैठा हुआ था जो पैदाइशी तौर पर बीनाई से महरूम है, लेकिन वो एक PhD डॉक्टर हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर मुमताज़ उमर उनका नाम है। और उनको मैंने देखा तो मुझे वाकई ये चीज़ देखने में मिली कि जी आपके पास अगर जज्बा हो तो आप हर काम कर सकते हैं। और ये भी कि एक शख्स जो एक चीज़ से महरूम है, जो एक बुनियादी चीज़ है, उससे महरूम होते हुए वो PhD मुकम्मल कर सकता है, दूसरों को पढ़ा सकता है। तो जो लोग इन चीज़ों को रखते हैं, जो इन नेमतों से फैज़ भी हासिल करते हैं, वो क्यों नहीं पा सकते? डॉक्टर साहब, मैं अगली चीज़ की जानिब आऊँगा और ये हकीकत भी है, शायद आप इससे इत्तफ़ाक़ करें कि हमारे यहाँ आज जो फ़र्द इंजीनियर बनता है वो बस इंजीनियर ही होता है, जो डॉक्टर बनता है वो MBBS तक ही महदूद रहता है। यानी कि हमारे आज की जो नई नस्ल है वो मुताल्ले का जो रुझान था उससे पीछे हट गई है और बस निसाबी कुतुब तक महदूद होकर रह गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो उसके नतीजे में तालीम तो हासिल कर लेते हैं मगर हकीकी इल्म से महरूम रह जाते हैं। तो ये जो कमी है इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान ख़त्म हो रहा है, स्टडी का रुझान ख़त्म हो रहा है। अच्छा, इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो ये कि जो प्रिंट मीडिया है उसकी जगह डिजिटल मीडिया ने जगह ले ली है। अब लोगों के हाथों में मोबाइल हैं, उसमें उनके पास नेट की फैसिलिटी है, तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। एक तो बड़ी वजह ये है कि जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो उनके हाथ में मिल जाती है। कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट लगा हुआ है। अच्छा, फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, पहले इन्फॉर्मेशन का सिर्फ एक ही ज़रिया था, प्रिंट मीडिया, चाहे वो अखबारात की सूरत में हो, मैगज़ीन और बुक्स की सूरत में। अब ये जैसे डिजिटल का जब दौर आया है, एडवांस दौर, तो इसमें इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज आ चुके हैं और इंफॉर्मेशन की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1000 टाइम्स हो चुकी है। पहले एक इन्फॉर्मेशन कोई हासिल करता था, आज वो 1000 इन्फॉर्मेशन उसको पर डे मिलती है डिफरेंट ज़राए से। तो
मुताला तो वो हो रहा है, चाहे दूसरे अंदाज से हो रहा है, तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। पहले इंटेंशनली होता था, किताब खोल के लोग पढ़ते थे, आज किताब खोल के नहीं पढ़ते, लेकिन वो मुताला उनका हो रहा है, स्टडी हो रहा है। बिल्कुल। ये आज जो मैसेजेस हैं, मैसेजेस पे डिफरेंट किस्म के कोटेशंस आती हैं, मैसेजेस आते हैं, और कोई भी अच्छा किसी के पास कोई मैसेज आया उसने आगे, ये आपके फेसबुक के किसी ने कोई क्लिप देखी, कोई वीडियो देखी, उसने आगे भेज दी, उसने कहा इसको शेयर करें, ये क्या है? स्टडी है। तो अब और मैं ये समझता हूँ कि पुराने ज़माने से अगर कोई ये कहता है ना कि आज स्टडी का रुझान ख़त्म हो गया है, मैं ये कहूँगा कि आज स्टडी का रुझान बढ़ा है, क्योंकि आज एक आम सा इंसान भी जो है ना, जो पहले एक आम इंसान स्टडी पर ही जाता था, एजुकेशन स्टडी पर जाता, आज एक आम इंसान भी स्टडी की तरफ जा रहा है, नॉलेज उसको मिल रही है, पर डे उसको नॉलेज मिल रही है। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक़ ज़ैबल यूनिवर्सिटी से है, फैकल्टी ऑफ लॉ के आप डीन हैं, लेकिन एक जो लोगों से बात हो तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लोग वकालत की तालीम को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, या वकालत को पढ़ना नहीं चाहते, या ऐसे पेशे के तौर पे इख्तियार नहीं करना चाहते। तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इसमें आपके सवाल में दो हिस्से हैं, एक तो ये कि लोग लॉ को सीरियस नहीं लेते, और दूसरा ये है कि इसको एज ए प्रोफेशन थोड़ा सा खौफ महसूस करते हैं। खौफ भी खाते हैं। पहली बात तो ये कि आज से कोई 10 साल पहले तक ये ऐसा था कि इस प्रोफेशन में वो लोग आते थे कि जो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि लॉ कॉलेजेस का हाल ये था कि बीए के बाद या बीकॉम के बाद, यानी 14 इयर्स की एजुकेशन के बाद एडमिशन मिला करता था, और ये इवनिंग कॉलेजेस हुआ करते थे, और इवनिंग कॉलेजेस में न क्लास हो रही है, न टीचर है, न कुछ है, एडमिशन ले लीजिए और किताब और लेके चले जाए, और वहीं पे वो सामने किताब रखी हुई है और उसमें से कॉपी पे लिख लिए और वो पास भी सब हो जाते थे। अच्छा, जब इस तरह से एग्ज़ाम पास किया तो यानी उसको ये भी नहीं पता होता था कि आज पेपर का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उस पेपर का नाम क्या है, उसको सिर्फ इतना पता होता था आज दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है, चौथा पेपर है, बस। अब मार्कशीट भी हाथ में आ गई और डिग्री भी, अब LLB तो हो गए। अब उन्होंने सोचा चलो ठीक है LLB हो गए तो वकालत भी करते हैं। अब जब वो कोर्ट में जाते हैं तो जिस शख्स को सब्जेक्ट का ही नहीं पता, जो कभी कॉलेज नहीं गया, किताब नहीं पढ़ी, किसी टीचर से नहीं पढ़ा, अब वो जज के किसी सवाल के जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही कुछ नहीं है। वो क्लाइंट का केस कैसे बनाएगा, उसको केस ही नहीं बनाना आता, उसको तो टाइप ही नहीं करना आता, उसको तो कुछ लिखना ही नहीं आता। तो अब वो एक नाकाम तरीन वकील है। तो फिर वो यही करता है कि किसी से 200 लिए, किसी से 500 लिए, किसी से कुछ लिए, किसी से कुछ लिए, काम किसी का नहीं करना। और वो फिर ये एक ट्रेंड था। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि अब इसको बड़ा सीरियस हमने करिकुलम बना दिया है। ये डिग्री प्रोग्राम पहले 2 साल का हुआ करता था, फिर 3 साल का हुआ, आज 5 साल का है। 5 साल 5 इयर्स इंटर के बाद स्टूडेंट्स आता है, 5 साल पढ़ता है, और 5 साल में उसको वो तमाम कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं कि जो एक न सिर्फ एडवोकेट बल्कि एक तमाम, जैसे सोशोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, सारे उसको सब्जेक्ट्स, इंग्लिश के 3-3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ओरल इंग्लिश अलग है, राइटिंग इंग्लिश अलग है, प्रेजेंटेशन वाली इंग्लिश अलग है। तो 3 डिफरेंट इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लीगल राइटिंग सिखाई जाती है, तमाम लॉस पढ़ाई जाती है। ये 5 साल का मतलब ये होता है कि अच्छे खासे सब्जेक्ट्स उसको हर सेमेस्टर में, उसको 10 सेमेस्टर होंगे और 10 सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें 60 सब्जेक्ट वो पढ़ता है। तो अटेंडेंस मैंडेटरी है। हमारी यूनिवर्सिटी में क्लास का टाइम है 9:30 बजे का, तो 9:30 पे क्लास शुरू हो जाती है। और हमारे जो पढ़ाने वाले हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, जस्टिस साहिबान हैं, या रिनोन्ड जो टीचर्स हैं वो हैं, जो बड़े सीरियस हैं पढ़ाने में। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो जो आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि उनके पास अब कुछ करने को नहीं था तो अब उन्होंने यहाँ एडमिशन ले लिया। वो एक कैरियर बना कर आए हैं। वो जो मैं अभी आपसे अर्ज़ किया था कि वो घर से या तो वो किसी एडवोकेट के बच्चे हैं या किसी जज के बच्चे हैं, या उनके प्रोफेशन में किसी ने कहा कि यार ये प्रोफेशन है इसमें चले जाओ, यानी वो गाइडेड हैं, अनगाइडेड नहीं है। और उनका एक मिशन है कि हमने एडवोकेट बनना है, हमने जज बनना है, हमने लीगल कंसल्टेंट बनना है, हमने पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग जाते हैं तो लीगल बैकग्राउंड से आते हैं। तो
वो क्लियर हैं, उनको पता है, उनके पेरेंट्स ने बताया हुआ या उनके। तो आज जो बच्चा लॉ पढ़ रहा है तो वो इसी तरीके से पढ़ रहा है जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रोफेशन की तालीम हासिल करने के लिए 5 साल के लिए वो अपने आप को वक्फ करता है। तो अब उसकी करिकुलम के अंदर भी इतना चेंज आया है कि उस सिलेबस के अंदर वो तमाम चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं जिसके लिए एक अच्छा वकील बनने के लिए, एक अच्छा जज बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये कहा जाए कि तदरीस का जो दौरानिया है उसके मुताबिक तो MBBS और LLB बराबर हो गए। मैं तो कहूँगा LLB ज़्यादा इसको अगर नंबरिंग देंगे तो इन तीनों प्रोफेशन में, मैं इसलिए नहीं कि मेरा वो एरिया है या मेरा सब्जेक्ट है, अगर आप मुझसे रैंकिंग करें कि इंटर के बाद 5 साल के बाद अगर अब मुझसे कोई बच्चा पूछे कि मैं इंटर के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं MBBS भी कर सकता हूँ, इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ, लॉ भी कर सकता हूँ, और तीनों 5 साल में हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं उसको लॉ का मशवरा दूंगा। क्यों? इसलिए कि लॉ के प्रोफेशन में जो अर्निंग है और जो इसकी वो है वो MBBS और इंजीनियरिंग से ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि एक MBBS करने के बाद वो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बिल्कुल, क्लिनिक वो खोलता है, क्लिनिक चलता नहीं, क्या करे वो बेचारा? वकालत करने के बाद, LLB करने के बाद, उसके बाद पहला ऑप्शन ये है कि पहले ही दिन से वो जाए कोर्ट में वकालत शुरू कर दे। उसके पास पहले दिन से ये ऑप्शन है कि जज का एग्ज़ाम पास करे और पहले दिन से वो जज बन जाए। तीसरा ऑप्शन उसके पास ये कि पहले दिन से वो किसी भी कंपनी में जाके लीगल कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवाइज़र और उसके जितना ये जो HR डिपार्टमेंट है उसका, हर कंपनी को ज़रूरत होती है एक ऐसे आदमी की जो कानून को जानता हो और कंपनी के जो मामलात हैं कानूनी वो करता रहे। कौन सी कंपनी ऐसी जिसमें एग्रीमेंट नहीं बनते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, और उसको एक ऐसा आदमी चाहिए होता है। उसकी भी जो इनकम होती है वो कंपेटिटिवली ज़्यादा होती है दूसरे कंपैरिजन में। चौथा ऑप्शन, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस कितने हैं। चौथा ऑप्शन टीचिंग। लॉ में अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। क्यों? ऐसा नहीं है कि लॉ में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, अच्छे टीचर्स हैं, वो टीचिंग का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको अपनी प्रैक्टिस से फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल वो, और उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो वक्त निकाल सकें, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी इस्टेब्लिश हुई है, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि जो 1 महीने की तनख्वाह जो उनको ऑफ़र की जाएगी, बहुत से लॉ के ऐसे एडवोकेट हैं कि उनके 1 घंटे की इनकम है। 1 घंटे की? 1 घंटे की, 1 दिन की भी नहीं, 1 घंटे की। ऐसे बेशुमार एडवोकेट्स हैं कि जो टैक्स जो है वो मिलियंस में देते हैं, इनकम टैक्स मंथली, सालाना ईयरली, मिलियन में मतलब 10 लाख से ज़्यादा का। बिल्कुल प्लस। मुझे आप डॉक्टर और इंजीनियर बता दें कि क्या वो इतना कमाते हैं? उसके बावजूद अच्छे वकीलों की कमी है, जजेस की पोजीशंस खाली हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, जजेस की पोजीशन खाली हैं, नहीं है कॉम्पिटेंट जज, ठीक है। अच्छे लीगल एडवाइज़र नहीं है कंपनीज के पास। तो ये एक ऐसा एरिया है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर मैं एडवाइस करूँगा तो, क्योंकि देखिए ना, बात हुई कि एक वो भी कैटेगरी है जो मैंने इससे पहले बताई थी जी। वो नाकाम, वो तो अगर मतलब वो चाहे वो किसी कंपनी में चला जाए या वकील की हैसियत से, वो तो फेलियर है, क्योंकि वो पहले दिन से फेलियर है। राइट। वो हकीकी मानों में एक वकील बनकर निकल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, फिर ये एक थोड़ा सा मौजू से हट के सवाल है कि आपने फर्स्ट पे तो बता दिया, मगर सेकंड और थर्ड पे किसको रखेंगे? देखिए ना, फिर उसके बाद मैं अगेन इन दोनों में से किसी को नहीं रखूँगा। फिर किसको रखेंगे? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को। और अगर हम थर्ड पे जानना चाहें? थर्ड पर अगर जाएंगे तो इस ज़माने के हिसाब से मास कम्युनिकेशन, मीडिया। चलें, फिर हमारा शुमार तीसरे दर्जे के लोगों में होता है। होता क्या है, MBBS का पेशा बहुत अच्छा है, मसीहा होता है, डॉक्टर मसीहा होता है, जान बचाने वाला होता है। अगर आप इस दुनिया से डॉक्टर्स ख़त्म कर दें तो इलाज कहाँ, लोग अपनी बीमारी का इलाज कहाँ से कराएंगे? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई, आपके जो माशरे में जो डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं वो हैं हज़ारों की तादाद में, और उनकी जो ज़रूरत है, हज़ारों की भी ज़रूरत है, लेकिन उनकी जगहें नहीं है।
हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, मोहल्ले में अगर वो क्लिनिक खोलते तो मोहल्ले में पहले से एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अरे एक नहीं 3-3 बैठे हुए। हाँ, और अब वो तो अगर आते हैं तो उनकी जगह नहीं है, क्योंकि वो पिछले अगर 15, 20, 25 साल से बैठे तो सारे तो मोहल्ले के लोग उधर जाते हैं, उनके पास तो कोई भी नहीं आएगा, नए डॉक्टर पास कौन जाता है? कोई भी नहीं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे कुछ आदाद शुमार जानना चाहूँ तो ये बताइएगा कि इतने बड़े पैमाने पे और अच्छे पैमाने पे लॉ पढ़ाया जा रहा है, इतनी बड़ी और वसी ये फील्ड है, तो सालाना पाकिस्तान में कितने अफराद वकालत मुकम्मल कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया के दीगर ममालिक में इसका क्या रेशो है? दुनिया का रेशो तो मुझे इसका स्टेटिस्टिक्स नहीं पता है, लेकिन अभी पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो एक पॉलिसी बनाई है वो ये है कि एक कॉलेज 100 से ज़्यादा एडमिशन नहीं देगा किसी भी एक प्रोग्राम में। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे कराची में हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं जो कराची यूनिवर्सिटी से हैं, एक हमारी यूनिवर्सिटी है, तो अगर हम इसमें देखें तो 4 से 5 अगर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं तो 500 हो गए। इसी तरह से पंजाब में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी ऐसे कोई 4-5 होंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में इससे भी कम है क्योंकि वहाँ एक पेशावर यूनिवर्सिटी है, मालाकट यूनिवर्सिटी, हज़ारा यूनिवर्सिटी, तो इसमें तो वो भी अगर हम 5-5 कॉलेज के एवरेज से लगाएं, वैसे 6 हमारे पास प्रोविंस हैं लेकिन हम सिर्फ 4 प्रोविंस का ही लगाएं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को छोड़ने के बाद, तो हम समझ सकते हैं 2000 पर ईयर। ये तादाद आपके ख्याल में कम नहीं है? बहुत कम है। तो फिर डॉक्टर साहब ऐसे में क्यों 100 से ज़ायद दाखिले ममनू हैं? उसकी मेरे ख्याल में ये जो रीज़न बनाई गई है या जो भी होगा, तो शायद कैपेसिटी होगी उसकी कॉलेज की कि उसमें टीचर्स नहीं होंगे या उनकी फैसिलिटी नहीं होगी कि इससे ज़्यादा कि स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटेट कर सकें। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में ये तादाद इंक्रीज़ होगी? जी बिल्कुल, बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है तो हमारी तो एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, तो उसमें तो हमें 100 से ज़्यादा की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि 100 तो एक कॉलेज और एक डिपार्टमेंट के लिए है। यूनिवर्सिटी तो एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, उसमें तो हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में ये तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें आप कहेंगे जो 100-200 स्टूडेंट हो गए। यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि 10,000 स्टूडेंट, 15,000 स्टूडेंट, 20,000 स्टूडेंट, हज़ारों में उसकी तादाद होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये तादाद इंक्रीज़ होगी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंच रहा है और मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाऊंगा। ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान से बाहर भी रहे हैं, वहाँ आपने तालीम भी हासिल की है, बाहर की दुनिया को भी देखा है। हम अगर पाकिस्तान और मगरिबी, खुसूसन मगरिबी ममालिक को सामने रखें तो एक जानिब तो वहाँ के पढ़ने वाले प्रोफेशनल्स बन के निकलते हैं, जबकि पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हमारा बामुश्किल लिटरेसी रेट ही कोई 58% के करीब है, और जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक से इसका मवाजना किया जाए तो बहुत से ममालिक में 99 और 98% तक लिटरेसी रेट पाया जाता है। तो इसमें दीगर ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर जो ये फ़र्क है कि हम उस दर्जे पर नहीं पहुंच पा रहे, इसके अंदर आप किस चीज़ को वजह समझते हैं और क्या समझते हैं कि इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है जिसके बाइस पाकिस्तान तालीमी याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो सके? मैंने जो एक कंपैरिजन देखा है तो अभी पाकिस्तान में भी जो इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं हमारे मुल्क के कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को कम्पीट कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन में हम उनको ला सकते हैं। बहुत सारे इदारे हमारे पाकिस्तान के ऐसे हैं जिसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, जिसमें हमारा IBA है, ICAP है, और अब हमारी यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी कि जिसको दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, और उसके हम किसी भी दूसरी यूरोपियन और अमेरिकन मुल्क की यूनिवर्सिटी से हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। उसकी जो फ़र्क है, आपने जो फ़र्क के बारे में मालूम किया कि फ़र्क है अप्रोच का और टीचिंग मेथडोलॉजी का। बुक्स वही होती हैं, टीचर्स भी मोर और लेस वैसे ही होते हैं, सिर्फ एक तरीक़ाकार होता है कि आप कैसे उसको पढ़ा रहे हैं। बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर वो बहुत प्रैक्टिकली उसकी अप्रोच है। हमारे पास यहाँ पर जो है वो उसको थोड़ा सा एकेडमिक साइड पर और बुकिश उस पर लेकर आ गया, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा पीछे। इसी तरह से लीगल जो एजुकेशन में ये है कि यहाँ सिर्फ एक बुक का था कि जी ये 10 किताबें हैं, ये पढ़ लें, इसके एग्ज़ाम दे दें और वकील बन गए। ऐसा नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है। उसने कोर्ट में जाके केसेस
को तैयार करना होता है, उसने केस लड़ना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बुकिश के अलावा प्रैक्टिकल है। तो बाहर के ममालिक में अब जो बार एट लॉ जो है बैरिस्टर का जो प्रोग्राम है वो इसी तरह से, तो हमने अब ये कोशिश की है कि अब जो हमारा 5 साल का प्रोग्राम है उसको हमने प्रैक्टिकल बनाया है। अब हम कोर्ट विजिट्स कराते हैं, हम उसको लीगल ड्राफ्टिंग सिखाते हैं, उनको डिफरेंट फोरम पे लेके जाते हैं जहाँ उनको जो है वो लीगल जो है वो क्लिनिक्स करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही। इसी तरीके से ICAP की जो मिसाल है, जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, CA पाकिस्तान का CA दुनिया भर में माना जाता है। उसकी वजह यही है कि अप्रोच, उनकी जो पढ़ाने की जो अप्रोच है और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उनकी जो टीचिंग की, तो वो एक कम्पीट कर सकते हैं वो किसी भी कंट्री को। डॉक्टर साहब, एक सवाल रह गया था जाते जाते आपसे, वो भी जानना चाहेंगे कि हम निसाबी सरगर्मियाँ और गैर निसाबी सरगर्मियों को एक अच्छा तालीमी माहौल बनाने के लिए किस हद तक अहम देखते हैं? क्योंकि एक सर्वे मैंने पढ़ा था जिसमें ये अल्फाज तहरीर थे कि बहुत से खेल ऐसे भी पाए जाते हैं कि जिनका बाकायदा तौर पर ताल्लुक़ एजुकेशन से बनता है, तो इनकी अहमियत को किस तरह देखते हैं? देखिए, एक जो पर्सनैलिटी होती है उसकी डेवलपमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होती है, शख्सियत का बनाना। तो एक इंसान को आपने सिर्फ किताबें पढ़ा दी तो उससे उसकी शख्सियत नहीं बनी। उसने वो जो किताबें थी वो उसने याद कर ली, पढ़ ली, बस। पर्सनैलिटी हर चीज़ से आप उसको देखिए ना, जो स्पोर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं कि जिसमें जैसे अभी आपने फरमाया कि वो तमाम चीज़ें वो भी उसकी शख्सियत का हिस्सा है। एक इंसान एक आइसोलेटेड होके कोने में बैठ के ऊपर से पढ़ रहा है कि जी बहुत पढ़ाकू बच्चा है, बहुत वो है, ये कोई लाइफ नहीं है। उसको दूसरे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं उसको बोलना आना चाहिए, उसको प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए, उसको किसी खेल में हिस्सा ले तो वो उसका एक अच्छा, क्योंकि एक अच्छा शहरी बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए तमाम एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, एक लाइफ है, सिर्फ लाइफ एक चीज़ की एक हद तक महदूद नहीं है। लाइफ में तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेगमेंट उसको आना चाहिए, लेकिन तमाम सेगमेंट्स के उसका इल्म होना चाहिए, उसकी उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो दुरुस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारी दरख्वास्त पे हमारे प्रोग्राम में आए, हमसे गुफ्तगू की, बल्कि यूँ कहा जाए कि सैर हासिल गुफ्तगू की। यकीनन हमारे नाज़रीन भी इस गुफ्तगू से बहुत सा फ़ैज़ हासिल करेंगे। नाज़रीन, यहीं पे हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मेहमान के साथ फिर किसी नए मौजू पर गुफ्तगू लेकर आपके दरमियान हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेज़बान मिर्ज़ा सोबान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।